Raymer-Tiemann reaction. So when phenol reacts with chloroform, it forms intermediate compound, and this intermediate compound in aqueous solution, that is NaOH, gives another intermediate compound, and this react with hydronium ion to give salicylaldehyde. So in that reaction, that here the Na is attached here, hydrogen is removed from this, and CHCl2 from that CHCl3, that is the chloroform, attach here. ओके, तो CHCl2 यहाँ पे अटैच होता है, एक Cl रिमेनिंग रहता है, और यहाँ से जो Na है वो अटैच होता है. ओके, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा. तो बाय प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें. तो ये इंटरमीडिएट बनेगा. इंटरमीडिएट बनने के बाद एक्वेस सॉल्यूशन जो है NaOH का वो रिएक्ट होगा उससे, इन द सेंस एक्वेस सॉल्यूशन है वो. तो ये इंटरमीडिएट जो है, इंटरमीडिएट में ये हाइड्रोनियम आयन से यहाँ पे जो Cl2 है वो रिमूव होगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा. ओके, और ये जो सोडियम है इसको भी वो निकालेगा, तो बन जाएगा सैलिसिलएल्डिहाइड. तो ये जो रिएक्शन है ये रेमर-टिएनमन रिएक्शन है, और इसमें सैलिसिलएल्डिहाइड फेनॉल से तैयार होगा. तो ये जो रिएक्शन है इसमें अगर CCl4 का अगर यूज़ किया जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का अगर यूज़ किया जाए तो सैलिसिलिक एसिड तैयार होगा. तो रेमर-टिएनमन रिएक्शन जो है उसमें सैलिसिलिक एसिड तैयार होता है अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाए, और अगर कार्बन क्लोरोफॉर्म का अगर यूज़ किया जाए तो तैयार होगा सैलिसिलएल्डिहाइड. तो ये जो है रिएक्शन, इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है, एक हाइड्रोजन निकलने के बाद मतलब देखो यहाँ पे देखते हैं हम रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होगी. यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ओके, 2 हाइड्रोजन निकल गए. यहाँ से ये जो है ये यहाँ पे अटैच होगा, तो CHCl2 अटैच होगा, तो एक Cl और बच गया. ओके, उसके बाद Na जो है यहाँ से Na यहाँ पे अटैच होगा, ये जो Na है ये यहाँ पे अटैच होगा, तो यहाँ पे OH बचा, और तो इसके बाय प्रोडक्ट HCl एंड H2O तैयार हुई. ये इंटरमीडिएट के बाय प्रोडक्ट क्या तैयार हुए, HCl एंड H2O. ये तो हो गए उनके बाय प्रोडक्ट. अभी इंटरमीडिएट तैयार हो गया, तो ये जो इंटरमीडिएट है इसमें से और दूसरे स्टेप में देखते हैं कि क्या होगा. तो इस इंटरमीडिएट में से यहाँ पे जो Cl2 है वो निकलेगा. ओके, वो Cl2 है निकला. यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हुआ, तो यहाँ पे बन गया, बचा हुआ है NaNH. ओके, तो ये जो है HCl बन जाएगा, और Na जो है वो फ्री स्टेट में रहेगा. उसके बाद ये जो ऑक्सीजन ऐड होने के बाद ये CHO, ये भी एक प्रकार का इंटरमीडिएट ही है, इसको नाम नहीं दिया है. तो ये हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट होगा फिर, और हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे ये जो है पूरा पार्ट या पार्शियल पार्ट, तो ये जो Na है ये रिमूव होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक H जो है वो ऐड होगा, तो ये बनेगा सैलिसिलएल्डिहाइड. यहाँ पे क्या बचा, एक H ऐड होने के बाद H2O बच गया.
H2O मिल गया। तो यहाँ पे H2O और Na ऐसे इसके बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो खासकर रिएक्शन में कुछ रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट दिए नहीं हैं, तो उस रिएक्शन में या सभी रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट मेन प्रोडक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबस्ट्रेट इम्पॉर्टेंट होते हैं, कौन से लेने हैं, कैटलिस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और जो प्रोडक्ट बनने वाला है मेन प्रोडक्ट जिसको हम फोकस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है, ना कि जो बाय प्रोडक्ट है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो इस तरह से सैलिसी अल्डिहाइड तैयार होगा। अगर इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का यूज़ किया जाए तो सैलिसिलिक एसिड तैयार होता है। कोलबेज रिएक्शन देखेंगे हम। पहली देखी हमने रेमंड टिएनमन रिएक्शन। बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकता है आपको, राइट अ नोट ऑन रेमर टिएनमन रिएक्शन। तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट कौन से है और उनका प्रोडक्ट कौन सा तैयार होगा। फॉर्मूले तो आपको पता ही होते हैं बहुत सारे। तो क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 उसका फॉर्मूला, और फेनॉल, ये रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होने के बाद इंटरमीडिएट कंपाउंड तैयार करते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो NaOH से रिएक्ट होता है और जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो सैलिसी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। CHO ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड का ग्रुप है वो CHO ग्रुप, ओके, फंक्शनल ग्रुप है वो। कोलबेज रिएक्शन का क्या है, इसमें देखो यहाँ पे कोलबेज रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होता है एट द टेम्परेचर 398 केल्विन अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे ये सोडियम सैलिसिलेट तैयार होता है। उसके बाद हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट होने के बाद सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो इसमें 398 केल्विन एंड 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम Na निकलेगा सोडियम फिनॉक्साइड में से, ओके, और वो जो Na है वो यहाँ पे अटैच होगा। यहाँ पे अटैच होने के बाद ये पूरा पार्ट जो है वो बन जाएगा COONA, ओके, और ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे अटैच होगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा, यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन था वो निकाला गया और ये जो COONA, ये जो पूरा पार्ट है वो यहाँ पे अटैच हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे अटैच होगा क्योंकि यहाँ से Na निकला है। तो इस तरह से रिएक्शन होगी कि सोडियम फिनॉक्साइड में पहले जो Na है वो निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम को निकालेगा, ऑक्सीजन और सोडियम में से जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा COO। ब्रेक करने के बाद वो उससे कंबाइन होगा Na से, और वो जो कंप्लीट पार्ट है वो सेकंड कार्बन के ऊपर फेनॉल जो रिंग है, ये जो बेंजीन की रिंग है उसमें सेकंड कार्बन जो है उसके ऊपर अटैक करेगा COONA, और अटैक करने के बाद कार्बन और हाइड्रोजन, वहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के बाद COONA वहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है निकला हुआ वो जो Na है Na की पोजीशन फिर ले लेगा। तो इस तरह से सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, ओके। सोडियम सैलिसिलेट बनने के बाद हाइड्रोनियम आयन से उसकी रिएक्शन होगी। तो हाइड्रोनियम आयन से कैसे रिएक्शन होगी तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे भी ये जो Na है वो निकला Na, ओके। उसके बाद ये जो H3O है इसमें से एक हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचे H2O, एक H अटैच होने के बाद बचा हुआ है H2O। तो ये Na और H2O ये सेपरेट ही रहेंगे, ओके। और ये जो प्रोडक्ट बना है वो है सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरह से ये सैलिसिलिक एसिड बनता है कोलबेज रिएक्शन में, और सैलिसी अल्डिहाइड बनता है रेमर टिएनमन रिएक्शन में। इस तरह से ये दो प्रोडक्ट है,
पहले रिएक्शन का और दूसरे रिएक्शन का रिमेंबर या ध्यान में आप अच्छे से रखो, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ये बोर्ड को ज़्यादातर पूछी जाती है नाम से। तो नाम से अगर पूछा जाए तो सबस्ट्रेट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि पहले रिएक्शन जो हमने देखा उसमें सबस्ट्रेट क्या था, तो पहले रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्लोरोफॉर्म एंड फेनॉल था और उससे बन रहा था प्रोडक्ट सैलिसिल्डिहाइड। कोलबेज रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है वो है सोडियम फिनॉक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उससे बनता है सैलिसिलिक एसिड। तो इंटरमीडिएट नहीं है यहाँ पे, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फेनॉल रिंग जो है उसमें होता है क्रोमियम अनहाइड्राइड से। CrO3 इज़ नथिंग बट दी क्रोमियम अनहाइड्राइड। तो ये क्रोमियम अनहाइड्राइड से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है इसका। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हुआ है, तो यहाँ पे CrO2 बच गया। तो इनका बाय प्रोडक्ट जो है वो दिखाया नहीं है और दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेन प्रोडक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हियर फेनॉल का जो रिंग है वो ऐसे तरह से मॉडिफाई होगा कि हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन एक साइड को और दूसरे साइड को एक दूसरा ऑक्सीजन अटैच होगा। तो आमने सामने वो ऑक्सीजन अटैच होगा, पैरा पोजीशन में रहते हैं आमने सामने। जो अगर कुछ ग्रुप अटैच रहे बेंजीन रिंग को आमने सामने तो वो पैरा पोजीशन होती है, पता है आपको। 1 2 1 3 एंड 1 4 फोर्थ पोजीशन सामने ही होती है, इस वजह से वो पैरा बेंजो क्विनोन ये प्रोडक्ट तैयार होगा। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें CrO3 मतलब क्रोमियम अनहाइड्राइड, Na2Cr2O7 मतलब सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन किया जाता है। और एकदम क्लियर है कि ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये हुआ है यहाँ पे। अगर ये जो रिएक्शन है फेनॉल की जो रिएक्शन है स्लोली ऑक्सीडाइज करती है फेनॉल को और डार्क कलर का मिक्सचर बनाती है प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हम एयर में अगर एक्सपोज कर दें इसको तो इस तरह का रिएक्शन देती है और डार्क कलर सॉल्यूशन मिलता है। जो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फेनॉल। तो फेनॉल का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैसे कर सकते हैं, तो phenol on catalytic hydrogenation gives cyclohexanol. In this reaction, mixture of vapor of phenol and hydrogen is passed over nickel catalyst at 433 Kelvin temperature. तो यहाँ पे जो फेनॉल प्लस हाइड्रोजन है उनका जो मिक्सचर है वेपर्स बनाते हैं, उसके वेपर्स लेते हैं, हाइड्रोजन गैस और फेनॉल का गैस लेते हैं, इन द सेंस वेपर लेते हैं, और वो वेपर जो है वो निकेल कैटलिस्ट के ऊपर से पास करते हैं। और वो पास करने के बाद जो हाइड्रोजन है, ईच एंड एवरी कार्बन जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें एक और हाइड्रोजन ऐड होता है। मतलब आपको पता है फेनॉल और जो विदाउट बॉन्ड दिखाया है यहाँ पे बॉन्ड, इस रिंग में बॉन्ड नहीं है, मतलब वो अंदर के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। और अंदर के बॉन्ड कब ब्रेक होंगे, जब यहाँ से हाइड्रोजन ऐड होगा तब। ईच एंड एवरी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होता है, सिर्फ पहले कार्बन को छोड़ के जिसके ऊपर OH अटैच है, वो ग्रुप को छोड़ के। ओके, उसमें भी होंगे क्योंकि वैलेंसी जो है वो कम हो जाती है। देखते हैं हम स्ट्रक्चर निकाल के, ये कार्बन, ओके, अंदर के सभी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद देखेंगे तो एक 2 3 है, तो एक हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए। ओके, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे एक ऑलरेडी हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पे एक है, एक ऐड होगा, पहले से एक था पर एक ऐड हुआ है। तो ऐसे हर एक कार्बन, मैंने बोला कि
एक नंबर कार्बन को छोड़ के सभी में ऐड होगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सभी कार्बन में हाइड्रोजन ऐड होगा, सभी कार्बन में हाइड्रोजन ऐड होने वाला है। जो OH को अटैच है वो कार्बन के ऊपर भी, पहले नंबर के कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोजन अटैच होने वाला है। तो यहाँ पे हर एक कार्बन को सिंपल रिएक्शन है, ईच एंड एवरी कार्बन अटैचेस टू द हाइड्रोजन एटम or receives the hydrogen atom, and the resulting product is cyclohexanol. So the reaction, simple reaction is there. Okay, so there is a hydrogenation, addition of hydrogen to phenol ring, catalytic hydrogenation. Nickel catalyze the reaction, nickel is the uh, catalyst. एंड लास्ट रिएक्शन जो है वो है रिडक्शन ऑफ फेनॉल। तो रिडक्शन मतलब क्या कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये निकाला जाता है, हाइड्रोजन जो है वहाँ के वहाँ वो ऐड हो जाता है। ओके, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन निकल गया मतलब रिडक्शन हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहाँ के यहाँ ऐड हो जाता है तो बनता है बेंजीन रिंग। और ये जो जिंक है ये जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद बनता है जिंक ऑक्साइड। इतनी इजी ये रिएक्शन है। तो इस तरह से यह टॉपिक जो है वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द ईथर्स।